जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और CSIR के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन मिलता है। और ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट को हम लोग ड्रोसोफिला का एक्सिस फॉर्मेशन भी कहते हैं। एक्सिस फॉर्मेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे कि कैसे इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल की फॉर्मेशन होती है, इसलिए एक एक्सिस के फॉर्म में फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको ड्रोसोफिला का एक्सिस फॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट से पहले हम लोग ड्रोसोफिला के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ड्रोसोफिला को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। बहुत ही स्मॉल फ्लाई होती है, स्मॉल साइज की फ्लाई होती है। कितनी स्मॉल होती है? 3 मिलीमीटर की फ्लाई ये होती है। और ये बिलोंग करती है डिप्टेरा। डिप्टेरा आपको पता है कि इंसेक्ट का ऑर्डर होता है। इंसेक्ट का ऑर्डर डिप्टेरा। और डिप्टेरे का अगर मीनिंग देखें तो इस डाई मीन्स होता है टू। डाई मीन्स होता है टू। और PTRA है ना, डिप्टेरा, तो इसका मतलब होता है विंग्स। तो क्या हो गया? 2 विंग्स, जिसके पास क्या हो? 2 विंग्स, है ना। तो उन इंसेक्ट्स को हम लोग डिप्टेरा ऑर्डर में रखते हैं। तो जो फ्रूट फ्लाई है वो किस उसमें आती है? डिप्टेरा इंसेक्ट है। और ये जेनेटिक स्टडी के लिए एक्सीलेंट ऑर्गेनिज्म माना गया है। जेनेटिक स्टडी के लिए एक्सीलेंट माना गया है क्योंकि, और इसको जेनेटिक स्टडी के लिए इसको एक तरीके से स्टार बोलते हैं। जेनेटिक स्टडी का जितनी भी जेनेटिक स्टडी हुई है वो ज़्यादातर ड्रोसोफिला पे हुई है। इसके कई रीज़न हैं। इसके रीज़न ये, और कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि जितना, जैसे कि सपोज जो भी ड्रोसोफिला पे अगर सपोज 30 ईयर कोई वर्क हुआ है ड्रोसोफिला पे, जेनेटिक स्टडी, हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स में अगर 30 ईयर कोई काम ड्रोसोफिला पे हुआ और जो रिजल्ट हमें मिले हैं, अगर यही काम किस पे होता? ड्रोसोफिला की जगह पे अगर ये माइस पर होता तो कितने साल लगते? 200 ईयर लगते। 200 ईयर लगते। समझिए कि ड्रोसोफिला को एज ए मॉडल यूज किया गया है जेनेटिक स्टडी के लिए। जेनेटिक स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को स्टार माना जाता है। और ऐसा माना गया है कि जो 30 ईयर्स में ड्रोसोफिला के लिए जेनेटिक्स स्टडी में जो रिजल्ट आए हैं, अगर वही काम माइस पर किया जाता तो 200 ईयर्स लगते। क्यों? क्योंकि जब कोई हम जेनेटिक्स स्टडी करते हैं तो जेनेटिक्स स्टडी को हम कहाँ तक देखते हैं? प्रोजेनी तक देखते हैं। भाई हमें क्या होगा? हम उसकी ऑफ स्प्रिंग को देखेंगे तभी तो हम उसकी जेनेटिक स्टडी को समझ पाएंगे कि क्या चेंजेस हुए। तो प्रोजेनी तक जाना है, ऑफ स्प्रिंग तक जाना है, तो वो तो वहीं पे पॉसिबल है ना जहाँ पे लाइफ साइकिल छोटी होगी, जहाँ पे मैनिपुलेशन करना ईजी होगा। तो ड्रोसोफिला में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स उसके कैरेक्टर हैं, फीचर्स हैं, जिसकी वजह से इस पर जेनेटिक्स की स्टडी करना बहुत आसान है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके पास होते हैं 14,000 कोडिंग जीन। मतलब इसके पास बहुत सारे कोडिंग जीन होते हैं। इवन इसका जीनोम तो छोटा होता है, जीनोम का साइज तो छोटा होता है, लेकिन कोडिंग सीक्वेंस का मतलब कि वो सीक्वेंस जो आगे चल के फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे। कोडिंग जीन जो होते हैं वो 14,000 होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। और ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट एग के अंदर होती है। एग कैसा होता है? सेंट्रोलिसाइथल होता है। हमने आपको बताया था सेंट्रोलिसाइथल का मतलब कि सपोज ये एग है तो सेंटर में क्या होगा? योक होगा। ऐसे एग को क्या बोला जाता है? सेंट्रोलिसाइथल एग। तो और जब ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट होती है, एग के अंदर से क्या निकलता है? हैच होता है लार्वा। और लार्वा के बाद फिर आगे के फेजेस, जिसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, आगे के फेजेस के थ्रू एक एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो होते हैं ड्रोसोफिला लिव और डाई क्विकली, बहुत आराम से, मतलब ये सर्वाइव भी कर सकते, कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो ये सर्वाइव कर लेंगे। तो इसीलिए जेनेटिक्स की स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को चूज किया गया, क्योंकि इनका सर्वाइवल, अगर आप माइस पर काम करेंगे ना लैब में, तो माइस को आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उसको पूरा आपको
एसी रूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत सारे उनके साथ कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये एडवर्स कंडीशन में भी ड्रोसोफिला आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और इजीली मतलब डाई भी हो जाते हैं। मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन ड्रोसोफिला की होती है वो 40 to 45 होती है, लेकिन ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर की अगर लाइफ देखें तो 21 डेज की होती है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। और भी ड्रोसोफिला की स्पीसीज हैं तो वो मैक्सिमम 40 to 45 डेज तक मतलब उनका लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन होता है फ्रॉम फर्स्ट डे टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद की बात, मतलब जैसे ही एग जाइगोट बनता है उसके बाद से लाइफ शुरू हो जाती है। और यहाँ पे क्या 21 डेज में मतलब मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के। और जो इनकी एग लेइंग होती है ये पर डे 30 to 50 एग देते हैं, ले डाउन करते हैं कितने 30 to 50, लेकिन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट के लिए, और 28 डिग्री इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मतलब सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इनके पास पाए जाते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। कैसे क्रोमोसोम? पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन होते हैं और क्रोमोसोम में बैंड फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम में बैंड होते हैं। कैसे बैंड होते हैं? लाइट और डार्क बैंड होते हैं। लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम में। तो इसीलिए ये जेनेटिक स्टडी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो इनके पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई ये ड्रोसोफिला का जीन है और इसके पास ये एक डार्क बैंड है, ये एक लाइट बैंड है, फिर ये एक डार्क बैंड है, इस तरह की बैंड पैटर्न है। अब मान लीजिए हमने इसमें से किसी भी बैंड को डिलीट किया या एडिशन किया, डिलीशन या एडिशन कुछ भी किया, कोई भी जेनेटिक मैनिपुलेशन किया, तो हमें तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि इसके बैंड की पैटर्न ही कुछ ऐसी है, डार्क और लाइट बैंड पैटर्निंग है, जिसकी वजह से अगर कोई डिलीशन होगा तो हमें पता इजीली चल जाएगा। तो इसीलिए इनको जेनेटिक स्टडी में यूज़ किया गया, क्योंकि इनके पास इनके पास क्या होता है डार्क और लाइट बैंड, और इनको इस डार्क और लाइट बैंड को कहा जाता है बारकोड पैटर्न। क्या कहा जाता है? बारकोड पैटर्न। और आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें एक टीएच मॉर्गन सर थे, उन्होंने ही बताया कि जो ड्रोसोफिला है वो एक्सीलेंट ऑर्गेनिज्म है के लिए, जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। अब इसके बाद हम लोग अगर हम ड्रोसोफिला में अगर हम लोग ये बात करें कि जैसे नोबेल प्राइज़ मिला है, 2 बार मिला है ड्रोसोफिला की स्टडी करने के लिए। एक नोबेल प्राइज़ मिला था 1994 में, 1994 में मिला था, ठीक। ये किस लिए मिला था? ये मिला था मतलब बेसिकली जो फील्ड थी, जिस फील्ड में मिला था वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन था। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था ड्रोसोफिला के मतलब स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज़। और इसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को किस कंटेक्स्ट में मिला था? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, जो भी डेवलपमेंट में जो भी भाई नई फाइंडिंग्स हुई होंगी। और इसके बाद दूसरा जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1995 में शायद मिला था, और उसमें क्या था कि सेकंड जो प्राइज़ था वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे मिला था। जब सेकंड टाइम जब मिला था वो, तो वो क्या था? डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे मिला था। तो वैसे तो जेनेटिक्स के लिए तो ड्रोसोफिला पे स्टडी करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट की बात, तो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ड्रोसोफिला में इतने सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। अब अगर हम लोग इसके कुछ और फैक्ट्स की बात करें, तो जैसे कि एक फैक्ट ये है कि हाई इंसिडेंस ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटीन्स। आप लोगों ने स्प्लाइसिंग पढ़ी होगी जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, और स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग में आप लोगों ने क्या देखा कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो भी क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, इस तरीके से कुछ रीजन्स होते हैं इंट्रॉन्स एक्सॉन्स के, तो सारे एक्सॉन्स मिलके एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट भाई एक्सॉन्स का जुड़ना होता है,
जब कोडिंग प्रोटीन बनानी होती है तो कौन से आरएनए जुड़ते हैं, एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। अब वो एक्सॉन्स कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएं तो उनको बोला जाता है अल्टरनेटिव स्प्लाइस। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अगर एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं कोडिंग सीक्वेंस तो उनको हम लोग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ड्रोसोफिला के केस में अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का जो इंसिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सपोज कोई प्रोटीन सिर्फ एक ही सीक्वेंस में जुड़ रही तो एक टाइप की प्रोटीन बना रही है, लेकिन अगर प्रोटीन कॉम्बिनेशन में जुड़ रही, मान लीजिए ये 1 नंबर का एक्सॉन है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, अब 1 2 से जुड़ जाए, 2 4 से जुड़ जाए तो मल्टीपल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन का नंबर इंक्रीज कर जाता है और इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये स्मॉल साइज का जीनोम इनके पास होता है। भले ही कोडिंग सीक्वेंस हमने बताया 14,000, लेकिन इनका जीनोम साइज बहुत छोटा होता है। और नई फ्लाइज को बनाना, मतलब कि नई न्यू लाइंस को बनाना, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ड्रोसोफिला की आई पे बहुत काम करते हैं कि आई के कलर को चेंज करना, तो न्यू लाइंस बनाते हैं, तो वो न्यू लाइंस बनाना बहुत इजी होता है और इवन वो 6 वीक में आप बना सकते हैं नई लाइंस को, मतलब नए ड्रोसोफिला को मतलब कि मैनिपुलेट करके। और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं लगती है। इवन किसी और एनिमल को इस तरह के न्यू लाइंस बनाना हो तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मनी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन के जो 75% ह्यूमन डिजीज के जीन हैं वो मैच करते हैं फ्रूट फ्लाई से। ठीक है, ड्रोसोफिला के आप सोचिए कि ह्यूमन कहाँ पे ह्यूमन है जो इतना एडवांस एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, और कहाँ ड्रोसोफिला जो कि इतना अभी वो इंसेक्ट कहाँ किस ऑर्डर में बिलोंग कर रही है, डिप्टेरा में, लेकिन फिर भी इसके 75% जीन मैच करते हैं डिजीज वाले जीन, जीन नहीं डिजीज वाले जीन मैच करते हैं फ्रूट फ्लाई से। तो इसलिए बहुत सारी ह्यूमन की डिजीज के लिए, ह्यूमन की डिजीज की स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला को एज ए मॉडल यूज किया गया है, क्योंकि ड्रोसोफिला के पास ऐसे जीन डिजीज वाले, ह्यूमन के पाए जाने वाले डिजीज जीन जो हैं वो ड्रोसोफिला के पास भी 75% जीन मैच करते हुए पाए जाते हैं। जैसे कि एक पार्किंसन डिजीज होता है तो उसकी स्टडी भी ड्रोसोफिला पे ही होती है। मतलब अगर ह्यूमन में पार्किंसन डिजीज को देखना है कि उसके लिए क्या क्या, भाई इतने ड्रग्स डेवलप हो रहे हैं, इतनी सारी स्टडीज़ हो रही हैं, तो फिर कुछ ना ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन को तो यूज़ किया नहीं जाएगा, तो उसमें एनिमल्स को यूज़ किया जाएगा, तो ड्रोसोफिला को यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ये जेनेटिक मॉडल की तरह डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। ईजी टू ब्रीड, बहुत आसान है इसको, इसकी ब्रीडिंग्स को लाना, क्योंकि बहुत जल्दी 7 डेज में ये ग्रो कर जाते हैं। प्रोलिफिक, टॉलरेंट टू एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन के लिए ये क्या होते हैं कि बहुत ईजिली, मतलब ये टॉलरेट कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन को, और इनके म्यूटेंट बनाना बहुत आसान है, इनके म्यूटेंट बनाना बहुत आसान है। इसलिए ये सारी जो फैक्टर्स हैं, ये सारी जो फीचर्स हैं, इसकी वजह से ड्रोसोफिला को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है जेनेटिक स्टडी के लिए। और इसका डेवलपमेंट में भी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पूरे डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो डेवलपमेंट में भी एज ए ऑर्गेनिज्म, मतलब इसकी पूरी डेवलपमेंटल की भी स्टडी ड्रोसोफिला पे किस तरह से सारा चीज़ बताया गया है, मतलब स्टडी की। अब इसके बाद हम लोग ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग स्पर्म से फ्यूज कर रहा है। और एक हाँ पॉइंट की, जो ड्रोसोफिला का स्पर्म होता है वो लॉन्गेस्ट स्पर्म ऑन द अर्थ। ठीक है, ड्रोसोफिला की साइज इटसेल्फ कितनी होती, 3 मिलीमीटर, और इसका जो स्पर्म होता है वो 1.8 मिलीमीटर होता है। मीन्स कि ये क्या है कि ह्यूमन के स्पर्म से 300 टाइम बड़ा होता है। ह्यूमन इतना एडवांस एनिमल, उससे 300 टाइम इसका स्पर्म बड़ा होता है। तो लॉन्गेस्ट स्पर्म ऑन द अर्थ इज ड्रोसोफिला स्पर्म। ठीक है, अब ड्रोसोफिला की हम लोग अगर डेवलपमेंट की बात करें तो एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, एक जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्लीवेज शुरू हो जाता है। क्लीवेज के बाद
बहुत सिनकाइशियल क्लीवेज होगा, ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, सिनकाइशियल ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर सेलुलराइजेशन होता है। मतलब कि बताएंगे अभी वन बाय वन ये सारी चीज़ें। फिर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में आपको पता है 3 जर्म लेयर्स बनना शुरू होती है। फिर बॉडी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। बॉडी एक्सिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बॉडी एक्सिस का मतलब कि अगर ड्रोसोफिला को हम देखें तो ड्रोसोफिला का ये एंटीरियर है, ड्रोसोफिला का ये पोस्टीरियर है, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है। अब एंटीरियर टू पोस्टीरियर, डॉर्सल टू वेंट्रल, ये सब कैसे फॉर्मेशन होता है हम लोग वन बाय वन ये सब देखेंगे। तो इसलिए इसका बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन कहा गया है। बॉडी सेगमेंटेशन, जब एक्सिस बन जाता है, जब ये एग है और एग में ये पता चल गया भाई एग है कि कहाँ हेड बनना है कहाँ टेल बनना है, ये जब हमें पता चल जाता है, जैसे कि अब हमने ये बताया कि ये एग का एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर होगा, मतलब कि यहाँ पे हेड बनना चाहिए, यहाँ पे टेल बननी चाहिए, यहाँ पे बैक बननी चाहिए, यहाँ पे जो वेंट्रल साइड है वो बनना चाहिए। जब ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड कैसे हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड होगी, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिसाइड होगी। इसके बाद बॉडी पे सेगमेंटेशन होते हैं, बॉडी पे सेगमेंटेशन होते हैं और फिर उन सेगमेंट को आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है कि भाई किस सेगमेंट में लेग लगेगा, किस सेगमेंट में विंग्स लगेंगे, किस सेगमेंट में हेल्टियर लगेगा, कहाँ पे किंग सेगमेंट में एब्डोमेन होगा। फिर ये होता है सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरह से ये पूरा चीजें चलती। हम लोग ड्रोसोफिला के लाइफ साइकिल की बात, तो ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल भी देखिए कि यहाँ पे आवर्स दिए हुए हैं कि किस डेज पर कहाँ तक डेवलपमेंट होती है। तो 7 डेज में डेवलपमेंट में बेसिकली 7 to 9 डेज, जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 7 डेज में डेवलपमेंट मतलब हो जाता है, या फिर और जो स्पीसीज है वहाँ पे 9 डेज में होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए किस तरह से डेवलपमेंट शुरू हो रही है डे बाय डे। हाँ, तो यहाँ पे पहले तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको हम लोग 0 आवर्स कंसीडर करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि एक, जैसे सपोज कि ये एग है और एग में यहाँ पे एक माइक्रोपाइल होता है, इस माइक्रोपाइल से ही स्पर्म की एंट्री होती है और यहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर यहाँ पे 2 आवर्स के बाद यहाँ पे एक हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर ड्रोसोफिला एग का डेवलपमेंट मतलब होता है। 5 to 8 आवर्स में फिर सेगमेंटेशन के अपीयरेंस होने लगते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ एग, सबसे पहले क्या हुआ कि ड्रोसोफिला क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, एग फर्टिलाइज हुआ, फिर इसके बाद उसका क्लीवेज हुआ। क्लीवेज, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 to 8 आवर्स में क्या होता है कि यहाँ पे सेगमेंटेशन मतलब कुछ अपीयर होने शुरू हो जाते हैं 10 घंटे तक। 1 डे के बाद 1 डे में क्या बन जाता है, 1 डे में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंस्टार। फर्स्ट इंस्टार 1 डे में क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग फर्स्ट इंस्टार बोलते हैं। सेकेंड डे में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग सेकेंड इंस्टार बोलते हैं। सेकेंड इंस्टार, ये फेजेस हैं ड्रोसोफिला की, ठीक है, सेकेंड इंस्टार बोलते हैं। हाँ, और जो थर्ड डे में बनता है उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड इंस्टार। थर्ड इंस्टार, और थर्ड इंस्टार बनने के बाद एक प्यूपा का डेवलपमेंट होता है। फिर इसी के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, प्यूपा बनता है, और प्यूपा बनने के बाद ये सब प्रोसेस क्या है, मेटामॉर्फोजेनेसिस का। फिर प्यूपा बनने के बाद ये देखिए प्यूपा बन गया, प्यूपा बनने के बाद फिर एडल्ट बनती है, और उस एडल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमैगो। कभी कभी आपको ये भी नाम मिलेगा, एडल्ट एडल्ट ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं, इमैगो बोलते हैं, इमैगो। ठीक है, ये इमैगो हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली पूरा एक फेजेस चलती हैं ड्रोसोफिला के केस में, पूरा एक फेजेस चलती हैं कि कहाँ पे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि डेवलपमेंट के प्रोसीजर की एग से क्या बना, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर एक एडल्ट फ्लाई बनती है। तो ये फेजेस होती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। डिपेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट स्टेजेस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जो भी इंटरमीडिएटेड स्टेजेस होते हैं, अपीयरेंस व्हेन ऑर्गन चेंज लार्वा टू एडल्ट, तो इसके बीच में जब भी एग फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद एडल्ट तक बनने, एग से लेके एडल्ट तक बनने के बीच में जो भी फेजेस होती हैं
उन फेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और इस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में ही क्या होता है कि पूरा डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर फेजेस से गुजरने के बाद होता है। तो सीरीज ऑफ ड्रामेटिक चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, शेप स्ट्रक्चर में चेंज होता है, या फिर हैचिंग या बॉर्न होने से पहले जो भी चेंजेस होते हैं वो सारी चीजें, हैचिंग के बाद जो चेंजेस होते हैं, सॉरी, वो सारे चेंजेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो 3 तरह का होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, 3 तरह का होता है। आप पहला यहाँ पे देख सकते हैं होलो मेटाबोलस लिखा है, यहाँ पे ये होलो मेटाबोलस होगा, ये होगा हेमी मेटाबोलस और ये होगा ए मेटाबोलस। अगर हम लोग होलो मेटाबोलस की बात करें तो होलो मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। होलो मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट, और इसको ट्रू मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, कंप्लीट और ट्रू मेटामॉर्फोसिस। ऐसे केसेस में जो होलो मेटाबोलस होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई एग बनी, एग बनने के बाद लार्वा बनेगा, ठीक है, लार्वा बनने के बाद क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, और प्यूपा के बाद बनेगा एडल्ट। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन फेजेस से गुजर रहा है तो उसको बोलते हैं, उस मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं होलो मेटाबोलस, जिसमें एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट, ये फेजेस होंगी ही होंगी, तो उनको बोला जाता है होलो मेटाबोलस। इसका मतलब होता है कंप्लीट और ट्रू मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट और ट्रू मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई आपने पढ़ा होगा, हाउस फ्लाई पढ़ा होगा, और ड्रोसोफिला इंसेक्ट्स। तो ड्रोसोफिला किस कैटेगरी में आता है, होलो मेटाबोलस की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कंप्लीट फेजेस, मतलब कि जो भी है कि पूरे फेजेस से गुजरेगा, लार्वा से, प्यूपा से और एडल्ट से। इसके बाद सेकंड कैटेगरी होती है मेटामॉर्फोसिस में हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस का मतलब होता है इनकम्प्लीट, मतलब कि पूरी तरह से नहीं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें कि जैसे सपोज कि लार्वा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल कॉकरोच होता है, या फिर आप लोगों ने ग्रास होपर्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉकरोच और ग्रास होपर्स इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, या फिर निम, आप लोगों ने निम देखा होगा। तो जैसे निम का अगर हम लोग लें तो यहाँ पे क्या होता है निम के स्ट्रक्चर में कि एग, एग से पहले क्या बनता है, यंग निम बनता है, फिर फिर इसके बाद लेटर निम बनता है, इसके बाद वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे फेजेस नहीं आ रही हैं, एक निम, एडल्ट से पहले निम का स्ट्रक्चर बनता है और फिर एडल्ट बनता है। तो यहाँ पे लार्वा, प्यूपा, वो वाली फेजेस नहीं है, लेकिन जैसे क्या हो गया कि एक यंग निम बना, उसमें कुछ मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, फिर इसके बाद एक लेटर स्टेज निम का आया, उसमें और डेवलपमेंट हुई और बाद में एडल्ट बन गया, लेकिन लार्वा प्यूपा वाला फेज नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार भी बोल सकते हैं। ये जो निम है इसको हम लोग फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार बोल सकते हैं। कुछ बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, लेकिन कंप्लीट लार्वा प्यूपा वाली फेज नहीं होगी। तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं क्या, हेमी मेटाबोलस। अब इसके बाद यहाँ पे ए मेटाबोलस, ए मेटाबोलस का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि जिसमें कोई भी ऐसी फेजेस ना हो, है ना, जैसे कि ह्यूमन में जैसा डेवलपमेंट बॉडी होती है, बस स्ट्रक्चर बड़े होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, या बॉर्न के बाद कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि उसमें कुछ चेंजेस हों, जैसे मतलब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ वैसे ही रहता है, बस ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ए मेटाबोलस। तो ये मेटामॉर्फोसिस के फेजेस होते हैं। तो ड्रोसोफिला किस केस में आता है, ड्रोसोफिला आता है होलो मेटाबोलस, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट कैसी होती है, होलो मेटाबोलस। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ड्रोसोफिला का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर में आपको ये एकदम याद कर लें, जो ड्रोसोफिला का स्ट्रक्चर होता है उसके पास एक हेड होता है, हेड में एक आई, यहाँ पे ये आप आई देख पा रहे हैं, हाँ, और इसके बाद यहाँ पे एक इसका माउथ होता है, एक एंटीना स्ट्रक्चर होता है, ये इसके एंटीना लगे हुए हैं, ठीक है। 3 थोरेसिक सेगमेंट होते हैं यहाँ पे, T1, T2, T3, ठीक है। ये थोरेसिक सेगमेंट 3 पाए जाते हैं।
इसके बाद यहाँ पे एब्डोमेन सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन के सेगमेंट देखिए कौन कौन से होते हैं। A1 एब्डोमेन 9 एब्डोमेन सेगमेंट्स होते हैं। कुछ में 8 पाए जाते हैं, कुछ ड्रोसोफिला में 8 तक पाए जाते हैं, कुछ में 9 पाए जाते हैं। तो A1 to A8 भी हो सकता है या A1 to A9 भी सेगमेंट्स होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, मान लीजिए 9 सेगमेंट ये पाए जाते हैं। फिर T1 सेगमेंट में, अब आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना कि T1 सेगमेंट में क्या होता है, पेयर ऑफ लेग होते हैं। तो जो ये T1 सेगमेंट आपको दिख रहा है, इस T1 सेगमेंट में क्या है, पेयर ऑफ लेग है। यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, ये 1 पेयर ऑफ लेग, आपको ये एक लेग दिख रहा है कि, तो ये क्या होगा, 1 पेयर ऑफ लेग कहाँ पे पाया जा रहा है, 1 पेयर ऑफ लेग पाया जा रहा है T1 सेगमेंट। ठीक है, तो अब इसके बाद ये याद हो गया। फिर T2 सेगमेंट में क्या पाया जा रहा है, T2 सेगमेंट मतलब कि जो ये वाला सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट में क्या पाया जा रहा है, पेयर ऑफ लेग और पेयर ऑफ विंग्स। तो विंग्स कितने पाए जाते हैं, 2 विंग्स होते हैं। 2 विंग्स मतलब 1 पेयर विंग्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको डिप्टेरा में रखा गया है। डिप्टेरा में रखा है क्योंकि इसमें 2 विंग्स पाए जा रहे हैं। तो 2 विंग्स, यहाँ पे देखिए 2 विंग्स, और ये 2 विंग्स कहाँ पे, किस सेगमेंट्स पे होते हैं, T2 सेगमेंट पे होते हैं। थोरैक्स के T2 सेगमेंट पे पेयर ऑफ लेग और 1 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। इसके बाद T3 सेगमेंट पे आए तो T3 सेगमेंट पे पाया जाता है पेयर ऑफ लेग 1 मतलब 1 पेयर ऑफ लेग, और इसके बाद 1 पेयर ऑफ हेल्टियर्स पाए जाते हैं। हेल्टियर्स क्या होते हैं, हेल्टियर्स बैलेंसिंग मतलब क्या बोलेंगे, ऑर्गन होते हैं, स्ट्रक्चर होता है बैलेंसिंग, जो बैलेंस करने के लिए होता है। अगर हम लोग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो जो ये बैलेंसर है ना, ये जो बैलेंसिंग हेल्टियर्स है, ये अर्लियर जब ड्रोसोफिला इवॉल्व हो रही थी उस समय ये हेल्टियर्स नहीं पाए जाते थे, इसकी जगह पे पाए जाते थे विंग। लेकिन उसको 2 विंग्स के साथ फ्लाई करने में प्रॉब्लम हो रहा था, बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो फिर विंग्स क्या हो गए, वो विंग्स चेंज हो गए हेल्टियर्स में। ठीक है, जैसे एवोल्यूशन होता है तो जिस हिसाब से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उस हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं। तो फिर तो आज की मतलब जो ड्रोसोफिला अभी सर्वाइव कर रही है, जो ड्रोसोफिला, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ विंग्स, और फिर इसके बाद 1 पेयर ऑफ हेल्टियर्स होते हैं। तो टोटल कितने पेयर्स ऑफ लेग हो गए, 3 पेयर ऑफ लेग हो गए, 3 पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर ऑफ लेग हो गए, और इसके साथ कितना हो गया, 1 पेयर विंग्स और 1 पेयर हेल्टियर्स। ठीक है, 1 पेयर हेल्टियर्स। ठीक है, तो ये इतना आपको ये याद कर लेना, क्योंकि बार बार आपको आएगा थोरैक्स के सेगमेंट, एब्डोमेन के सेगमेंट, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, कहाँ विंग्स अटैच हैं, कितने विंग्स होते हैं, ये सारी चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, मतलब अभी लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो थोरैक्स होता है, जो T1 थोरैक्स होता है, T1 सेगमेंट होता है, T1 सेगमेंट को बोला जाता है प्रोथोरैक्स, T2 सेगमेंट को बोला जाता है मीजोथोरैक्स। देखिए अब आपको ये भी याद होना चाहिए, कभी हो सकता है कि वो आपसे T1 T2 T3 ना बोले, तो आपसे मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स बोल दे, तो आपको पता होना चाहिए जो हेड के जस्ट बगल में जो सेगमेंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं T1 सेगमेंट। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं T2, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोथोरैक्स, और इसको बोला जाता है T3 सेगमेंट को बोला जाता है मेटाथोरैक्स। और इसके बाद एब्डोमेन सेगमेंट्स तो आप देख ही पा रहे हैं कि A1 to A8 दिया हुआ है, कुछ केसेस में 9 दिए होते हैं, और विंग्स कितने होते हैं, 1 पेयर विंग्स। तो टोटल आपको समझ में आ गया होगा, 3 पेयर ऑफ लेग, 1 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ हेल्टियर्स। तो इतना ये होता है। इसके बाद अब हम लोग इस ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट पर आते हैं, ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट पे आते हैं, और इसमें होती है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज कहिए, या फिर इसको बोलते हैं सिनकाइशियल क्लीवेज, सिनकाइशियल क्लीवेज। तो सुपरफिशियल क्लीवेज में हम लोग को समझना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको ये 1 2 3 4 5 14 दिख रहा है, ये क्या है, स्टेजेस हैं, ये साइकिल्स चल रही हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। तो जब पहली बार फर्टिलाइज होता है, कौन, एग फर्टिलाइज होता है ड्रोसोफिला का स्पर्म से, तो क्या देखा जाता है, वो किस नंबर का होगा, वो 2n नंबर होगा, उसके पास एक न्यूक्लियस है सपोज। फिर 2 साइकिल होंगी, 3 साइकिल होंगी, 4 साइकिल, 5 7 8 तक आते आते इतने न्यूक्लियस हो जाते हैं।
यहाँ पे बीच में जो भी साइकिल्स हैं वो हमने यहाँ पे गायब कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम हो जाता, तो क्योंकि उसमें सिर्फ न्यूक्लियाई का डिवीजन हो रहा है, आपको समझना है वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, नो साइटोकाइनेसिस। कोई भी सेल डिवाइड नहीं हो रही, देखिए यहाँ पे सेल्स एक ही है, एक ही सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। इसके बाद तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि 8 तक भी वही चीजें हो रही हैं। फिर इसके बाद जब हम लोग 10th स्टेज पर जाते हैं, जब हम लोग 10th स्टेज पर पहुंचते हैं, तो 10th स्टेज पर जाते जाते 512 न्यूक्लियस हो जाते हैं, और जब 8 स्टेज पर पहुंचे हुए होते तो उस समय 256 न्यूक्लियस हो चुके होते। तो आपको ये समझ लेना है कि डिवीजन होते जा रहा है, और जब ये स्टेजेस, जब हम लोग किस साइकिल पे 8 साइकिल पर पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि 256 न्यूक्लियस हो चुके होते हैं, और जब 10th उस पर पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाते हैं 512 न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये 512 न्यूक्लियस, जब हम 11th साइकिल पर जाते हैं, जब हम 11th साइकिल पर जाते हैं, तो फिर ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे पेरिफेरी पे आना शुरू होते हैं, मतलब पेरिफेरी पे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, अब 10 स्टेज तक, जितनी भी आप देख रहे हैं ना, 10 डिवीजन तक मतलब 10 साइकिल तक कैसा डिवीजन होता है, डिवीजन बहुत फास्ट होता है। 10 साइकिल तक डिवीजन बहुत फास्ट होता है, न्यूक्लियस बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, और क्या टाइम लेते हैं, 8 मिनट लेते हैं, 8 मिनट पर साइकिल। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने आपको जो साइकिल बताया था वहां पे हम आवर्स के अकॉर्डिंग बता रहे थे। तो फास्ट डिवीजन होता है कब तक, 10th साइकिल तक, और वो डिवीजन जो 10th साइकिल तक फास्ट होता है वो 8 मिनट पर साइकिल चलता है। ठीक है, पर डिवीजन, पर न्यूक्लियर डिवीजन 8 मिनट लगता है। तो एक बार डिवाइड हुआ 8 मिनट, फिर सेकेंड टाइम ऐसे ऐसे करके 8 मिनट लेते जाता है। इसके बाद जब 11th साइकिल आती है, 11th वाली जब साइकिल आती है, तो यहाँ से डिवीजन स्लो हो जाता है, यहाँ से डिवीजन स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि न्यूक्लियस पेरिफेरी पे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरी पे अरेंज शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए स्लो होता है। और अब ये लेता है 25 मिनट, क्या लेता है, 25 मिनट का टाइम लेता है। और इसके बाद, और ये जो पोजीशन होती है, जो 11th वाली पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है, यहाँ से ट्रांजिशन होता है, मतलब कि जो ये एक तरीके से क्या है, मिडिल ब्लास्टुला वाला स्ट्रक्चर हो गया। मिडिल ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर होता है 11th साइकिल पर। 11th साइकिल पर क्या होता है, मिडिल ब्लास्टुला वाला स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे होता है ट्रांजिशन, यहाँ पे होता है ट्रांजिशन किसमें, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में। तो यहाँ से क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की। अब फिर जब 12th साइकिल आई, तो यहाँ पे कुछ पोल सेल्स आ जाते हैं, पोल सेल्स। ये पोल सेल्स आगे चल के जो भी ओवरी का फॉर्मेशन होगा, ओवरी में जर्म लाइंस जो बनेंगे, वो यहाँ पे जर्म सेल्स की तरह आगे चल के काम करेंगे। ठीक है, तो पोल सेल्स, यहाँ पे कुछ सेल्स आ जाते हैं, पोल सेल्स जिनको बोलते हैं, वो पोल सेल्स क्या करते हैं, जर्म लाइन सेल्स की तरह काम करते हैं। और ये पोल सेल्स का नंबर होता है 15। कितने होते हैं, 15 पोल सेल्स होते हैं। आगे चल के वो जर्म सेल्स को बनाएंगे। अब इसके बाद फिर इसके बाद ये 13 पोजीशन, अभी तो ये न्यूक्लियस पेरिफेरी पे अरेंज हो रहे थे, न्यूक्लियस पेरिफेरी पे अरेंज हो रहे हैं। अरेंज होने के बाद अभी ये क्या बनाएंगे, सिनकाइशियम का फॉर्मेशन करते हैं। सिनकाइशियम, सिन मतलब जुड़ा हुआ, काइशियम मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए इस तरह से अरेंज हो गए, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिनकाइशियम ब्लास्टोडर्म। क्या बोला जाता है, सिनकाइशियम ब्लास्टोडर्म, सिनकाइशियम ब्लास्टोडर्म। ठीक है, अब अभी इनके पास ये न्यूक्लियस सिर्फ इस तरह से अरेंज है। अब इन न्यूक्लियस को पेरिफेरी पे कौन होल्ड करके रख रहा है, अभी हम आगे बता रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब 14 स्टेज आता है, जब 14 स्टेज आता है, तो इन जो न्यूक्लियस हैं, सपोज कि ये न्यूक्लियस है, इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो ब्लैक डॉट है, मतलब न्यूक्लियस है, उनकी चारों तरफ एक ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिखने लगी है। तो इसको बोला जाता है, इन सेल्स को अब बोला जाता है सेलुलर ब्लास्टोडर्म, क्योंकि अब क्या हो गया, ये सेल्स के फॉर्म में चेंज हो गए, क्योंकि इनके चारों तरफ आ गई है मेम्ब्रेन। तो ये सिनकाइशियम ब्लास्टोडर्म थे,
और ये बन गए सेलुलर ब्लास्टोडर्म। क्या बन गए? सेलुलर ब्लास्टोडर्म बन गए। और यहाँ तक आते आते ये हो जाते हैं 6,000 सेपरेट सेल्स बन चुकी होती है। कितनी? 6,000 सेपरेट सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है। ठीक। और इस स्टेज पर सेल्स अपनी टोटिपोटेंसी को लूज कर चुकी होती है, क्योंकि हर सेल्स अब अलग अलग हो चुकी है ना। तो इस स्टेज पर आते आते 14 वाले स्टेज पर जब सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो गया है, तो यहाँ तक आते आते सेल अपने टोटिपोटेंशियल कैपेसिटी को लूज कर चुकी होती है। ठीक। तो अभी एक बार हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। ये है, इसको सुपरफिशियल क्लीवेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी क्लीवेज हो रहा है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं। सिनकाइशियल क्लीवेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे न्यूक्लियस आपस में इस तरह से अरेंज होते, मतलब कि जुड़े हुए होते हैं, और इसलिए इसको सिनकाइशियल क्लीवेज कहा गया है। इसमें क्या होता है? 8th स्टेज तक 256 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, 10th स्टेज तक 512 न्यूक्लियाई होते हैं, 10th स्टेज तक डिवीजन फास्ट होता है और 8 मिनट पर न्यूक्लियाई डिवीजन चलते रहता है। 11th स्टेज पर जब आता है तो डिवीजन स्लो हो जाता है, 25 मिनट का ड्यूरेशन लेता है एक डिवीजन में, और इसके बाद ये क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है। जब 11th पोजीशन पे पहुंचता है, साइकिल पे आता है, तो उस समय ब्लास्टुला जो है ट्रांजिशन करता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज में, और इस तरीके से ये चीजें, मतलब कि ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है ड्रोसोफिला की। तो इसको बोला जाता है सिनकाइशियल और सुपरफिशियल क्लीवेज। यहाँ पे अब एक चीज हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जो ये अरेंजमेंट, जो ये न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह से अरेंज है, ये कैसे हो पाते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। ठीक। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है सेल्स का, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस आप समझ। तो ये न्यूक्लियस कैसे पेरिफेरी पे ही रह पाते हैं? इनके लिए यहाँ पे कुछ होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे कुछ इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियस। अब ये यहाँ पे अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो ये वाली साइड क्या होगी? ये वाली साइड होगी किसकी? योक मेम्ब्रेन की। ये क्या होगी? योक मेम्ब्रेन। भाई ऐसे ही तो न्यूक्लियस अरेंज है, तो यहाँ अंदर की साइड में तो योक होगा। तो ये अगर आउटर मतलब फेस है, अगर एग का ये आउटर फेस है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं एक एस्टर्स होते हैं, कुछ एस्टर्स इस तरह से इसको यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, है ना। आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो वहाँ पे एस्टर्स पढ़ा होगा, एस्टर्स होते हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इसको होल्ड करके रखते हैं। और तो इसका एक तरीके से ये साइटोप्लाज्मिक आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से एसोसिएशन होता है कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरह से होल्ड रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एस्टर्स के फॉर्म में, और इस वाली कंडीशन को बोला जाता है इनर्जिट्स। क्या बोला जाता है? इनर्जिट्स। ठीक। साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट बोल रहा था। तो ड्रोसोफिला के केस में जो ये सिनकाइशियल वाले न्यूक्लियस कैसे पेरिफेरी पे अरेंज होते हैं? इनर्जिट्स के थ्रू अरेंज होते हैं। इनर्जिट्स क्या स्ट्रक्चर होता है? साइटोप्लाज्मिक आइलैंड का फॉर्मेशन होना। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एस्टर्स के थ्रू और माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू होल्ड रहते हैं पेरिफेरी पे, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनर्जिट्स। ठीक है। जब 13 साइकिल चल रही होती है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस देखिए कितने अच्छे से पेरिफेरी पे अरेंज है, तो कोई तो चीज ऐसी होगी जो इसको अरेंज करके रखी हुई है। वो चीज क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक आइलैंड, इनर्जिट्स होते हैं जो कि इसको इस तरह से अरेंज करके रखे होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए सुपरफिशियल क्लीवेज के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? व्हेन न्यूक्लियाई रीचेस द पेरिफेरी ऑफ एग ड्यूरिंग 10th क्लीवेज साइकिल ईच न्यूक्लियस बिकम सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। सराउंड करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स से, एंड द न्यूक्लियाई एंड देयर एसोसिएशन विद साइटोप्लाज्मिक आइलैंड्स आर कॉल्ड इनर्जिट्स। जिस तरह से ये न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्मिक सेल्स का अरेंजमेंट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस एसोसिएशन को इनर्जिट्स बोलते हैं। 13 डिवीजन पे सिनकाइशियल ब्लास्टोडर्म बनता है, और फिर 13 डिवीजन के बाद 14 पे क्या बन जाता है? सेलुलर ब्लास्टोडर्म, जब उसके पास मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइनली कितने उसमें न्यूक्लियाई हो जाते हैं? 6,000 न्यूक्लियाई सेपरेट सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है। बाय दिस टाइम बेसिक बॉडी प्लान, बॉडी एक्सेस सेगमेंट
बाउंड्रीज इज ऑलरेडी डिटरमाइंड। इस समय तक, जिस समय 6000 न्यूक्लियाई और सेल्स बन चुके होते हैं, उस समय तक बॉडी एक्सिस डिटरमाइंड हो चुका होता है। बॉडी एक्सिस क्या? एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब डिटर्मिनेशन हो चुका होता है। अब हम लोग 1 by 1, क्योंकि साथ साथ ये डिवीजन भी चल रहा है और साथ साथ बॉडी एक्सिस भी प्लान हो रही है, तो वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन न्यूक्लियाई रीचेस द पेरिफेरी दे आर टोटीपोटेंट जस्ट आफ्टर सेलुलाइजेशन। जैसे कि सेलुलाइजेशन होता है, न्यूक्लियाई लूज देयर टोटीपोटेंसी। न्यूक्लियाई क्या होते हैं इस कंडीशन में? अपने पोटेंशियल को लूज कर देते हैं। इस वाली फेज में अपने पोटेंशियल को, टोटीपोटेंशियल को लूज कर देते हैं। ठीक है। द लोकेशन ऑफ ईच न्यूक्लियस डिटरमाइन इट्स फेट। अब ये न्यूक्लियस जहां भी हैं, इसके अकॉर्डिंग इनका फेट डिसाइड होगा। मतलब वेंट्रल साइड में है तो वेंट्रल फेट डिसाइड होगा, एंटीरियर है, मतलब जिस भी लोकेशन में न्यूक्लियस है उसके अकॉर्डिंग इनका फेट डिटरमाइन होगा। इसके बाद यहाँ पे एक डेवलपमेंट का प्रोसीजर मतलब दिया हुआ है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ी सी चीज़ें समझ लेनी है कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि एक वेंट्रल फरो बनती है। सबसे पहले ये क्या है? ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है। ये ड्रोसोफिला का क्या है? गैस्ट्रुलेशन। क्योंकि देखिए हमने बताया ना, मिड यहाँ पे 11th पोजीशन से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उनमें गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन कैसे शुरू होता है? उस समय से शुरू हो जाता है जिस समय डिवीजन बहुत स्लो हो रहा होता है। जैसे कि हमने बताया था ना कि 11th पोजीशन पर और 11th पोजीशन तक तो डिवीजन क्या होता है? स्लो मतलब हो रहा होता है। यहाँ से 10th तक फास्ट था, इसके बाद स्लो हो जाता है डिवीजन। तो जैसे ही डिवीजन स्लो होती है वैसे ही ये वाला गैस्ट्रुलेशन शुरू हो जाता है। और न्यूक्लियस का डिवीजन स्लो होता है। एमआरएनए का डिवीजन मतलब कि कंटेंट बढ़ने लगता है। एमआरएनए का कंटेंट बढ़ने लगता है। न्यूक्लियस का डिवीजन स्लो हो गया और एमआरएनए का कंटेंट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और सबसे पहले एक वेंट्रल फरो बनती है, किसके थ्रू? इन्वेजिनेशन के थ्रू। इन्वेजिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वेजिनेशन के थ्रू एक वेंट्रल फरो बनती है और वो जो कि आगे चल के क्या बनाने वाली है? प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म बनाएगी। प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म बनाएगी। समझ रहे हैं बात को कि एक वेंट्रल फरो बनती है। वेंट्रल फरो आगे चल के किसके थ्रू बनती? इन्वेजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है। यहाँ पे इन्वेजिनेशन प्रोसेस हुआ है और ये आगे चल के मेसोडर्म बनाएगी। जो ये वेंट्रल फरो बनती है, जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है तो ये अपने इन्वेजिनेट होते होते क्या करती है? अपने पूरे सेल्स को इस आउटर सरफेस से सेपरेट कर लेती है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या करना है? मेसोडर्म बनाना है, तो बाहर वाली लेयर से तो अलग होनी चाहिए ना। तो क्या होता है कि वेंट्रल फरो जब बनती है, बनते बनते इन्वेजिनेट होके ये आउटर सेल से, इन आसपास के सेल से अपने आप को सेपरेट कर लेती है और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करने में मतलब एबिलिटी रखती है। इसके बाद एक सिफेलिक फरो का फॉर्मेशन होता है। अब जब सिफेलिक फरो बनेगा तो आगे चल के क्या बनने वाला है? आगे हेड बनेगा। एक सिफेलिक फरो बनेगी और वो क्या करेगी? एक प्रोसिफेलॉन का स्ट्रक्चर डेवलप करेगी और एक जर्म बैंड का फॉर्मेशन होता है। प्रोसिफेलॉन बनेगा और एक जर्म बैंड बनता है। और साथ में इस पोजीशन पे आते आते जो हमने आपको बताया था कि 15 पोल सेल्स जो कि आगे चल के गोनैड का फॉर्मेशन करेंगी, ओवरी ये सब बनाएंगी, तो 15 पोल सेल्स यहाँ पे सेपरेट हो जाती है। ये पोल सेल्स के फॉर्म में ही रहती हैं। इन्वेजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ही ये सेल्स यहाँ पे अरेंज होती हैं। और इसके बाद जब सिफेलिक फरो बनती है तो सिफेलिक फरो के जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म बैंड। उसको क्या बोलते हैं? जर्म बैंड बोलते हैं। और ये जर्म बैंड आगे चल के डेवलप करके यहाँ पे फिर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन बनने लगता है। ठीक है, मैक्सिला, ये सब आपने पढ़ा होगा। मैक्सिला, मैंडिबल और लेबियल, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फॉर्मेशन, मतलब कि जो T1, T2, T3 बनने लगता है। यहाँ पे देखिए T1, T2, T3 बना, ये एब्डोमेन के सेगमेंट बने और ये सारी प्रोसेस होने लगती है। ये प्रोसेस, ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली डेवलपमेंट होती है 10 आवर्स में। ये यहाँ तक कब पहुँचता है? 10 आवर्स में पहुँचता है। इस समय इसकी साइज होती है 0.5 मिलीमीटर। अभी इसको डेवलपमेंट करके कितने तक जाना है? 3 मिलीमीटर तक जाना। तो ये जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ये कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर। और फिर इसके बाद ये डेवलपमेंट करके यहाँ पे इस तरह से 3 मिलीमीटर तक जाएगा।
ठीक। और ये जर्म बैंड जो होते हैं, जर्म बैंड में का एक्सटेंशन भी होता है कन्वर्जेंट के थ्रू। आपको अगर याद हो कन्वर्जेंट भी हमने प्रोसेस बताया था, तो कन्वर्जेंट के थ्रू ये जर्म बैंड का एक्सटेंशन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइज छोटी दिख रही, फिर ये बड़ा थोड़ा दिखने लगा, तो कन्वर्जेंट के थ्रू इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये होता है ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट गैस्ट्रुलेशन। ठीक।